प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका सीखेंगे। बनाने का नियम: ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमें याद रखना चाहिए। ये सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, ई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट होता है। इसका ऑब्जेक्ट रूप हमें याद कर लेना है। ठीक है, ये हमारी मदद करेगी पैसिव वॉइस बनाने में। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोहन इज बाइंग ए पेन। रोहन इज बाइंग ए पेन, ये वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसका मतलब हुआ रोहन एक कलम खरीद रहा है। इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट ए पेन ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो ए पेन इज। अब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ब आता है बीइंग। ठीक है, इस बीइंग वर्ब को हमें याद रखना है, ये हमेशा लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने में, हमेशा लगेगा। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब बॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई और उसके बाद रोहन सब्जेक्ट देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज रीडिंग ए बुक। वह एक पुस्तक पढ़ रही है। अब इसमें हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। हम लोग मेनली ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, यानी इस पर जोर देते हैं। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में ये जो है सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है, वह प्रधान होता है। वही इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है हीरो होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है हीरो होता है। अब यहाँ पर जो ए लिखा है, ए बुक, अब इस ए को हम लोग यहाँ शुरुआत में लिखेंगे तो बड़ा अक्षर में लिखाएगा। उसके बाद इस बुक को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट जब लाएंगे तो ए बुक इज। अब ये इज एम आर टी इसमें ऑलरेडी दिया रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग लिख कर तब मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पर हम लोग का ये है, रीडिंग है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि इज जो है इस वर्ब को मदद करता है। एक वाक्य में जितना भी वर्ब रहे, अंतिम वर्ब भी मेन वर्ब माना, तो उससे पहले वाला सभी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब रूप में लिखा जाता है। ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर हुआ। अब वह एक पुस्तक पढ़ रही है, इसका पैसिव मीनिंग हुआ कि एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ही इज कटिंग एन ओल्ड ट्री। हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट का तलाश करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, तो उसका कुछ नियम है। नियम यह है कि हम जिस क्या सबसे जवाब मिल जाए वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही इज़ कटिंग एन ओल्ड ट्री, वह क्या काट रहा है, इसका उत्तर हम लोग को मिलेगा वह एक पुराना पेड़ काट रहा है। तो ये पुराना पेड़ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे पता चला कि इसका जवाब क्या से मिल गया, वह क्या काट रहा है, एक पुराना पेड़ काट रहा है। इसका जवाब क्या मिला, एक पुराना पेड़ काट रहा है। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ तक एक ओल्ड ट्री ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हुआ। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ही इज़ कटिंग एन ओल्ड ट्री, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। इस काटने का कटिंग जो वर्ब है, एक्सेक्शन वर्ब कटिंग जो है, इसका इफेक्ट जो है इस ट्री के ऊपर पड़ रहा है। ट्री भोग रहा है, इसका कटिंग का कष्ट कौन भोग रहा है, ट्री भोग रहा है। इसलिए यानी कि इस कटिंग
वर्ब का इफेक्ट इस ट्री पे पड़ रहा है, इसलिए ट्री क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं। ये एन ऑल ट्री कितना पेड़ काट रहा है, एक पेड़ काट रहा है, तो ये तीनों एक साथ आएगा, तीनों एक साथ कर्म होगा, एन ऑल ट्री। तो एन ऑल ट्री, इसके बाद ये एन ऑल ट्री क्या है, ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। ट्री कितना, एक है, क्योंकि इसमें एस उस नहीं लगा है तो ये एक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ईज लिखेंगे, आर आर और नहीं लिखेंगे। आर कब लिखते हैं, जब यहाँ पर एस लगा रहता है, एस रहता है, जैसे ऑल ट्रीज, तब यहाँ पर हम लोग आर लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें एस नहीं लगा है, यहाँ पर एन ऑल ट्रीज मतलब केवल एक पेड़, एक पुराना पेड़, इसलिए हम लोग को यहाँ पर ईज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग हमेशा जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंस में जो है बीइंग एक्स्ट्रा सब जोड़ा जाता है, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कटिंग का थर्ड फॉर्म कट कट कट, तीनों रूप एक ही होता है, कट कट कट, इसलिए यहाँ कटिंग का तीसरा रूप हो जाएगा कट। उसके बाद बाई प्रिपोजिशन जोड़ेंगे, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे हिम। अब इसका मतलब ये हुआ कि एन ओल्ड ट्री, एक पुराना पेड़ उसके द्वारा काटा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर बाइंग बुक्स, हम लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने का तरीका क्या है कि जिसका जवाब क्या से या किसको से निकल जाए वह ऑब्जेक्ट होता है, या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। अब जैसे वी आर बाइंग बुक, हम लोग क्या खरीद रहे हैं, तो हम लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं। उत्तर में क्या मिला, पुस्तकें, तो पुस्तकें हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लाते हैं और सब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ पर इस बुक में एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बुक्स जो है प्लुरल रूप में है, इसलिए बुक्स के बाद हम लोग इज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पुस्तकें जो है बहुवचन रूप में है, प्लुरल रूप में, इसलिए यहाँ पर आर होगा। और बिंग तो हमेशा की तरह कंटिन्यूस में जोड़ा जाता है, यही हम लोग का मेन है कि इसमें बिंग जो है, बिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, इसको याद कर लेना है, एकदम दिमाग में हमेशा बैठा लेना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बिंग लगता है, उसके बाद ही मेन वर्ब का तीसरा रूप हम लोग लिखते हैं। ये मेन वर्ब हमारा क्या है, बाइंग है, बाइंग का तीसरा रूप होगा, थर्ड फॉर्म होगा बॉट, उसके बाद बाई लिखकर इसका वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे, ऑश। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ऑश। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बुक्स आर बीइंग बॉट बाय आश, ये पैसिव बन गया किसका, वी आर बाइंग बुक्स का। ठीक है, तो अब इसका हम लोग हिंदी मीनिंग में देख लेंगे, पुस्तकें हमारे द्वारा खरीदे जा रहे हैं, पुस्तकें हमारे द्वारा खरीदे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को दोनों फ़ायदा, एक तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाना भी सीखेंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे, इसलिए हम लोग मीनिंग के साथ साथ चलना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे, आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम चेस खेल रहे हो। ये अब ये जो वाक्य आ गया, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव का थोड़ा सा बदल जाता है तरीका। अब क्या आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम चेस खेल रहे हो। अब इसका हम लोग कैसे बनेंगे, बाद बाकी रूल वही होगा, इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। आर यू बाइंग चेस, तुम क्या चेस खेल रहे हो। अब इसका पूछेंगे तुम क्या खेल रहे हो, तो क्या का जवाब क्या मिला, चेस मिला, तो चेस हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। या ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है, और जनरली कर्म जो है क्रिया के बाद लिखा जाता है। ये हमारा क्रिया क्या है, प्लेइंग है, इसके बाद क्या लिखा गया, चेस। तो चेस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही हीरो होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट का तलाश करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को तलाश करने के बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है या प्लुरल नंबर में है। अगर सिंगुलर में है तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लुरल में है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा चेस क्या है, सिंगुलर है। अब बात ये रहा, और ये चेस को सब्जेक्ट के स्थान पर ला देंगे और
और बीइंग प्लेड बाय यू लिख देंगे। और उसके पहले जो है ये क्वेश्चन है तो यू था तो यहाँ पर आर है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बदल गया। हाँ, ये यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही मेन होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाना है। तो चेस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब इसको क्वेश्चन में लिखना है, स्पेसिफिक वॉइस को क्वेश्चन में लिखना है, इसलिए इज को पहले कर देंगे। ये मानो मेरा कहने मतलब ये है कि चेस के बाद इज आएगा, और इज को अगर हम लोग सब बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर इज लिख देंगे, इज लिख कर तब चेस बीइंग प्लेड बाय यू। अब इसका मतलब है कि क्या तुम्हारे द्वारा चेस खेला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सुमन इज नॉट बाइंग ए न्यू पेन। सुमन इज नॉट बाइंग ए न्यू पेन, इसमें वाक्य में जो काम करता है वह कर्ता होता है, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो हम लोग इसमें तो सब्जेक्ट तो हम लोग मिल गया। सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, वर्ब से पहले होता है। अब इसमें ही इज़ नॉट नॉट बाइंग ए न्यू पेन। सुमन इज़ नॉट बाइंग ए न्यू पेन, इसमें नया कलम कौन नहीं खरीद रहा है, तो सुमन नहीं खरीद रही है। तो सुमन क्या हुई, कर्ता हुई, सब्जेक्ट हुई। और सुमन क्या नहीं खरीद रही है, तो पेन नहीं खरीदे। पेन क्या होगा, न्यू पेन क्या होगा, कर्म होगा। इसलिए हम लोग को अब क्या है कि हम लोग को सब्जेक्ट मिल ही गया और कर्म भी मिल गया। अब कर्म को क्या करेंगे, सब्जेक्ट का स्थान पर यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए न्यू पहले आ जाएगा, और यहाँ जो ए है उसको कैपिटल लिखेंगे क्योंकि शुरू का पहला अक्षर कैपिटल होता है। उसके बाद न्यू लिखेंगे, उसका पेन लिखेंगे। अब ये न्यू जो है, न्यू क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये न्यू जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पेन का विशेषता मतलब कलम कैसा है, तो नई है, इसलिए ये न्यू वर्ड जो है वह एडजेक्टिव है, कलम की विशेषता बतला रहा है। तो ये पूरा वर्ड ए न्यू पेन तक हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये पूरा न्यू पेन मतलब न्यू पेन जो है हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अब इसके बाद ए न्यू पेन में कितना कलम है, तो एक है, और ये न्यू पेन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इज लिखेंगे। और जब अगर नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम लोग इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नियम के हिसाब से जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ए न्यू पेन इज नॉट, इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड रूप लिख देंगे। बाय का थर्ड रूप बॉट होता है। उसके बाद बाय लिखेंगे, ये प्रीपोजिशन है, जनरली मतलब बाय प्रीपोजिशन हम लोग पैसिव वॉइस में लगाते हैं। उसके बाद लिख देंगे सुमन, यानी कि सुमन सब्जेक्ट थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गई। तो सुमन इज़ नॉट बाइंग ए न्यू पेन, सुमन एक नई कलम नहीं खरीद रही है, और एक नई कलम सुमन के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। ये इसका पैसिव रूप हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आई एम हेल्पिंग द पुअर। आई एम हेल्पिंग द पुअर, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। और हम लोग जानते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, एम होता है। और ये एम जो है इस हेल्प वर्ब को मदद कर रहा है। और यहाँ पर द पुअर, अब मैं किसका मदद कर रहा हूँ, तो गरीबों का ना। ये जो द पुअर है ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें एक बात ये है कि अगर एब्जेक्टिव के पहले द लग जाए तो वह नाउन के रूप में काम करता है। ठीक है, वह नाउन के रूप में वह काम करता है। अब यहाँ पर ये नाउन के रूप में काम, इसका मतलब हुआ कि पुअर मीन्स गरीब लोग। यहाँ पर जैसे राम इज ए पुअर बॉय, राम एक गरीब लड़का है, लेकिन ये पुअर जो है ये गरीब लोग की बात को बतला रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये द पुअर जो हो गया ये प्लूरल रूप में हो जाएगा, द पुअर आर। अब पुअर इज नहीं, पुअर आर लिखेंगे, पुअर आर लिखेंगे क्योंकि पुअर जो है यहाँ पर ये प्लूरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो पुअर के बाद हम लोग आर लिखेंगे, आर लिखकर फिर आर के बाद हम लोग बीइंग लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाने के बाद इस मेन वर्ब हेल्पिंग को, हेल्पिंग का थर्ड रूप लिखेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का थर्ड रूप हेल्प होगा, और उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट रूप लिख देंगे मी। आई का ऑब्जेक्ट रूप मी होता है। हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, बॉयज आर ओपनिंग द डोर।
बॉयज आर ओपनिंग द डोर, इसमें सब्जेक्ट बॉयज हुआ क्योंकि ये जो दरवाज़ा खोलने का काम कौन कर रहा है, लड़के। और इसमें क्रम क्या है, लड़के क्या खोल रहे हैं, तो डोर, दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो डोर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पर डोर जो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर में है, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डोर को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और उसके साथ डोर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नियम के हिसाब से जो बिंग कंटिन्यूस में लगता है, इसके बाद इज मार्क के बाद बिंग लगता है, इसलिए बिंग को लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब में ओपनिंग का थर्ड रूप लिखेंगे, ओपनिंग का थर्ड रूप ओपन। उसके बाद बाय लगाएंगे और इस बॉयज़ को, ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, बॉयज। तो पहला का मतलब हुआ कि बॉयज आर ओपनिंग द डोर, लड़के दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है, और दरवाजे लड़के के द्वारा खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, द फिशरमैन इज कैचिंग फिश। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, तो फिशरमैन है। फिशरमैन कैचिंग द फिश, मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है। अब मछुआरा क्या पकड़ रहा है, मछली, तो मछली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है कि फ़िश का सिंगुलर भी फिशे होता है और प्लूरल भी फिशे होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फिश इज भी लिख सकते हैं, फिश आर भी लिख सकते हैं। अगर आर लिखेंगे तो फिश को सिंगुलर ग्रुप में, प्लूरल ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा, अगर फिश लिखते हैं तो सिंगुलर ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इज और आर दोनों लिख सकते हैं क्योंकि फिश का सिंगुलर फॉर्म भी, फिश का प्लूरल फॉर्म भी फिश ही होता है। तो फिश इज बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन, मछली को मछुआरे के द्वारा पकड़ी जा रही है। थैंक यू।